Hello everyone. Today's topic of discussion is management of channel of distribution. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था. इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप पीछे वाले टॉपिक से इसको रिलेट कर पाएंगे. So let's start with the distribution channel meaning. Distribution channel is a route or path through which products flow from point of production to point of consumption. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मीनिंग में आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का सारा प्रोसेस लेते हैं जिसके बीच में कि मिडल मैन भी आ जाते हैं. अभी एक रूट है, प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर तक पहुंचेगा. इसके बीच में हम मैन्युफैक्चर जो है वो सेल्समैन की हेल्प लेने वाला है, होलसेलर की हेल्प लेने वाला है, रिटेलर की, इवन बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, इन चीज़ों की हेल्प वो लेने वाला है. ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी हमने फंक्शंस पिछले क्लास में किए थे. फॉरेन हम जब आज डिस्कस कर रहे हैं तो हम थोड़ा इसको फॉरेन मार्केट से रिलेट करके डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल मार्केटिंग. तो यहाँ पर जब इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है. और इसमें तो इंटरमीडियरीज में हमारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, वेयर हाउसेज के अलावा फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन कंट्री में, वो सब इंक्लूड कर दिए जाते हैं. और वो भी इंक्लूड करने के साथ साथ उन्हें एक स्पेसिफिक नॉलेज भी अगर इस चीज़ की होगी तभी वो इंक्लूड होंगे. यू कैन से ऑल इंटरमीडिएट्स हैव शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स. अब ये एक रूट है कि प्रोड्यूसर से माल मैन्युफैक्चर तक, प्रोड्यूसर से माल जो है वो कंज्यूमर तक जाएगा तो अलग अलग लेवल्स पे से होता हुआ जाएगा. इसके हम चैनल स्ट्रक्चर के अलग अलग लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं. ज़ीरो लेवल चैनल स्ट्रक्चर है. इट मीन्स मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, कोई बीच में मिडलमैन नहीं है. बट अगर हम वन लेवल की बात करें सो इट इंक्लूड्स होलसेलर और रिटेलर एज अ मिडलमैन. एक ही होगा, या तो होलसेलर के थ्रू कंज्यूमर के पास जा रहा है या रिटेलर के थ्रू जा रहा है. टू लेवल की जब हम बात करें तो टू लेवल में आपका होलसेलर और रिटेलर दोनों आ जाएंगे. और पहले मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास प्रोडक्ट गया, देन फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा. जब मल्टी लेवल की हम बात करें तो मल्टी लेवल में आपका होलसेलर रिटेलर तो होंगे ही, साथ में सेल्स एजेंट भी आ जाएगा. तो एक पार्ट और टू के अलावा जो एक पार्ट और सेल्स एजेंट का ऐड हो जाता है इसमें. तो ये अलग अलग चैनल स्ट्रक्चर हैं. आपके बुक में भी ये गिवन है और इस ये इन शॉर्ट नोट भी आ सकता है. और चैनल स्ट्रक्चर के मीनिंग के बारे में जब आप बताएंगे तो चैनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग, देन उसके फीचर्स और इस स्ट्रक्चर के बारे में आप बताएं. अब फीचर्स पर आते हैं. फीचर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ का मीनिंग क्लियर करने के लिए फीचर्स हम पढ़ते हैं. फीचर्स में उस मीनिंग से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीचर्स में हम निकाल लेते हैं वन बाय वन उसको डिटेल में अच्छे से समझने के लिए. तो सबसे पहला फीचर में आता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डेफिनेशन में हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक रूट है, पाथ है जिसके थ्रू प्रोडक्ट फ्लो होता है प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक. सो इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब इसमें कौन से कंपोनेंट आए? हमने कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ा कि इसमें मिडलमैन आता है, बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, स्टॉकिस्ट वेयर हाउसेज आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आती है. ऑल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. फंक्शंस क्या करते हैं? अब जो सारे कंपोनेंट हैं ये फंक्शंस भी करेंगे. अब हर एक कंपोनेंट का अपना एक अलग फंक्शन है. तो फंक्शन में क्या है कि जैसे जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात शुरू करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट के का काम होता है, वेयर हाउसिंग में स्टोरेज का काम होता है, बैंकिंग फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं. तो ये सब फंक्शंस में आपको इसमें सब फंक्शन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी फंक्शंस हैं उनके वो लिख देंगे. रेमुनरेशन, अब जो भी काम किए जाते हैं जो ये कंपोनेंट हैं इनके जो भी फंक्शंस हैं उनके बदले में उन्हें कुछ रेमुनरेशन भी मिलता है. अब अगर हम इंश्योरेंस एजेंट या बैंकिंग की बात करें तो वो कुछ एक पार्ट ऑफ फी लेते हैं. इसके अलावा होलसेल रिटेलर्स को इन द फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन प्रॉफिट मिलता है, होता है उनका अपना अपनी शॉप के थ्रू बेच रहे होते हैं. और जो आपके सेलिंग एजेंट हैं वो कमीशन लेते हैं. तो ये रेमुनरेशन भी इसमें आप लिख सकते हैं. इसको आप बुक में हालांकि थोड़ा दिया हुआ, आप अगर जैसा आपका क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हैं. फिर आपका आता है मार्केटिंग कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन.
उसका भी सोर्स है। जो मिडलमैन है वो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन देगा, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर की क्या सजेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, कंज्यूमर की क्या कंप्लेंट्स हैं रिजॉल्व करवाने के लिए। साथ ही साथ प्रोड्यूसर के बारे में कंज्यूमर को हेल्प देगा कि प्रोड्यूसर का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं। So it is a source of marketing communication also. सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। अब जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये विदाउट द सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज तो पूरा होगा नहीं। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक दूसरे का सपोर्ट होगा। अब इस सपोर्ट में सभी इंटरमीडिएरीज जो हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो बैंक हैं, जो वेयर हाउसिंग है, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, मार्केट सर्वे एजेंसीज हैं, वो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए। सो अब हम बात करते हैं इसके। सो मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्लियर है, ये रूट है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का, अलग अलग लेवल पर ये होता है। देन रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब रोल जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रोल में हम बात करते हैं कि जो अलग अलग इंटरमीडिएरीज हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी कंपोनेंट हैं उनका उसके बारे में बताएंगे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एक सबसे मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रोल है। साथ ही साथ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जिसमें कि मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, मैन्युफैक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म की जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाना है, डिस्प्ले करना है, तो वो सभी चीज़ें भी इसमें आएंगी। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो प्रोडक्ट को एक वाइड चॉइस अवेलेबल करा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे यहाँ मिडलमैन जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे होते हैं वो भी आप लेंगे। जैसे कि एक रिटेलर है, वो अपनी दुकान पर अलग अलग मैन्युफैक्चर का सामान रखता है, तो कंज्यूमर को एक चॉइस मिल जाती है किसका लिया जाए, अलग अलग स्पेसिफिकेशन वो बताता है। टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएशन तो इसका मेन मोटिव है ही, जो हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी ये फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक से तो होता ही है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर को रिटेलर भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, और कंज्यूमर को भी सपोर्ट करता है। कंज्यूमर को क्रेडिट सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से जो होलसेलर या रिटेलर है वो कैश परचेजेस कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। और जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे मेन चीज़ रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन इज़ देयर। इसके अलावा जो चैनल मेंबर हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहते हैं और अपनी ब्रांड की लॉयल्टी को बनाए रखने के लिए वो टाइम टाइम पे कुछ कुछ सर्विसेज देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सेल सर्विसेज है, फ्री इंस्टॉलेशन है, वो सब चीज़ें। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं चैनल स्ट्रक्चर के डिसीजन लेते हुए, कि हमें कौन सा चैनल स्ट्रक्चर। अब चैनल स्ट्रक्चर की जब यहाँ बात हम कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट मतलब जब हम जो जीरो लेवल चैनल है वो डायरेक्ट होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंच रही हैं। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट चैनल होगा उसमें आपका 1 लेवल, 2 लेवल, मल्टी लेवल ये सब आ जाते हैं। तो इसमें जो हमें डिसाइड करना है कि डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना है प्रोड्यूसर से माल, या हमें कुछ हेल्प लेनी है किसी की। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले फैक्टर्स हम फॉरेन मार्केट से रिलेटेड भी देखते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब फॉरेन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फॉरेन मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट जाने वाला है जहाँ पर, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन कैसी है। वहाँ पर एक जगह पर जो जहाँ माल जाएगा वहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं, ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। एक ही जगह पर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करके अपना माल बेच देंगे, फॉरेन मार्केट में लॉन्च कर देंगे। बट अगर अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है तो उस केस में हमें इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होगा, ताकि सब जगह हम पहुंच सकें। वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स की हमें वहाँ हेल्प लेनी होगी। सेकेंडली हम प्रोबेबल बायर्स के बारे में सोचते हैं कि अगर फॉरेन मार्केट में जो हमारे बायर्स जो हमसे सामान खरीदने वाले हैं वो कितने होंगे। ज़्यादा हैं तो डायरेक्ट सही रहेगा, अगर कम है तो इनडायरेक्ट रहेगा। इसके अलावा जो ऑर्डर साइज कंज्यूमर प्लेस कर रहा है फॉरेन नेशन में, जो कंज्यूमर है वो कितना प्रोडक्ट ले एकदम एक बारी में ले रहा है। ज़्यादा ले रहा है तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर प्रेफर करेगा कि अपने ही वहाँ पर सब्सिडीज ओपन कर दी जाए और डायरेक्टली वहीं पर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई अल्टीमेट कस्टमर को की जाए।
अदरवाइज इनडायरेक्ट आप अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड जब हमें फैक्टर्स को ध्यान में रखना है तो हमें ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल गुड है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। अगर वो कन्वीनियंट कंज्यूमर गुड्स है देन इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। पेरिशेबल नेचर का है देन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और इम्पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, तो हमें टाइम कैप मिल जाता है, ख़राब होने के चांसेस नहीं है, देन इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्निकल प्रोडक्ट है जो हमें उसमें टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी चाहिएगा, फ्रीक्वेंट टेक्निकल सपोर्ट गाइडेंस भी देनी होगी, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी अगर देनी होगी, देन इट इज़ गुड टू अप्लाई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अदरवाइज इनडायरेक्ट। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो आपका इनडायरेक्ट ठीक है, लेकिन अगर वो कॉस्टली है देन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ गुड। प्रोडक्ट लाइन में एक कंपनी है जो एक ही तरह की प्रोडक्ट बेच रही है और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेच रही है। अगर हेट्रोजीनियस है देन इस केस में हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आफ्टर सेल सर्विस देने की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट कीजिए, अदरवाइज इनडायरेक्ट को। प्रोडक्ट का वेट और जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, हैवी है, देन इट इज़ गुड टू अडॉप्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कुछ फैक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो सब अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसके पास, मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस है, और वो चाहती है कि उसका कंट्रोल रहे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, तो इन तीनों ही केसेस में वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अडॉप्ट करना चाहेगी। ठीक, कौन कौन से थे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज सफिशिएंट हो, एक्सपीरियंस उसको हो मार्केटिंग का, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज हो, आप होल्ड करना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर अपना, देन इट इज़ गुड टू अडॉप्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसके बाद आता है मिडल मैन से रिलेटेड फैक्टर। अब वही सेम चीज़, मिडल मैन अगर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए फॉरेन मार्केट में मिडल मैन अवेलेबल हैं तो सही है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट कर लेंगे। अगर कॉस्ट हमें लगता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, इनडायरेक्ट से ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। जिसमें आपको ज़्यादा महंगा लग रहा है तो आप उसको अडॉप्ट ना करें। इसके अलावा इंटरमीडिएट्स का खुद का उनका एटीट्यूड क्या है मिडलमैन का, वो आपका प्रोडक्ट बेचना भी चाह रहे हैं क्या, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है आपके प्रोडक्ट को बेचने पे, तो वो भी मैटर कर जाता है। फिर लास्ट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या कहती हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर कुछ सिस्टम ये है कि आप इन प्रोडक्ट को केवल स्टेट कंट्रोलिंग ट्रेडिंग कंपनी ही खरीदेंगी, तो उस केस में उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें चैनल स्ट्रक्चर के डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करने होते हैं। इसके बाद बात आती है चैनल मेंबर को सिलेक्ट करने की। अब जो चैनल मेंबर हैं वो कौन कौन से, उसके लिए हमें क्या क्या कंसिडरेशन करना होगा। सबसे पहले तो चैनल मेंबर के खुद की कवरेज, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर है, मतलब मिडल मैन एक काफ़ी बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, देन सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल साउंड है तो उन्हें सिलेक्ट किया जाए। हमें इंटरमीडिएरीज को, मिडलमैन को हमें जब चूज़ करना है, हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की डिसीजन लेनी है, तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो, उनका नेटवर्क अच्छा हो, उनकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़िया हो, एक्सपीरियंस बढ़िया हो, टेक्निकली वो साउंड हो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट टेक्निकल है तो ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा करंट क्लाइंट का वो प्रॉपर एनालिसिस रखता हो कि डिस्ट्रीब्यूटर पूरी डिटेल रखता है कि करंट क्लाइंट जो हैं हमारे वो कितने हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने फ्रीक्वेंट हैं, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी कितनी है, अच्छी होनी चाहिए, लाइसेंस लिया हुआ होना चाहिए, उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी हो कि वहाँ से इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल, प्रोड्यूसर भी उसे करवा सके और वो आगे भी अवेलेबल करवा सके। एडिशनल सर्विसेज, फ्री इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज वो दे रहा हो, इवन उसका जो सेल स्टाफ है उसकी भी वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए स्टाफ, वो सब भी। और फिर ये भी देखना है कि क्या हमारे प्रोडक्ट का वही एक डिस्ट्रीब्यूटर है या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन सबको हमें ध्यान में रखना होगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये कुछ कंसिड्रेशन है जब हमें डिसीजन लेना होगा चैनल मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए। देन आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसीज़। हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनडायरेक्ट करना है, तो ये वही है। चैनल पॉलिसीज़ हेल्प द ग्लोबल मार्केटर टू डिसाइडेड दैट हाउ मैनी मिडलमैन शुड बी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, 1 लेवल, 2 लेवल, मल्टी लेवल। अगर मैन्युफैक्चर की जो प्रोडक्ट है वो कन्वीनियंस कंज्यूमर गुड्स हैं, देन वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट वो अलग अलग प्लेसेस पर अवेलेबल कराएगा प्रोडक्ट को।
सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वो कब अप्लाई करेंगे, जब आपके जो गुड्स हैं वो स्पेशलिटी गुड्स हों, शॉपिंग गुड्स हों। तो मैन्युफैक्चरर कुछ लिमिटेड रिटेल आउटलेट के थ्रू ही चीज़ें अवेलेबल कराएगा। बट अगर आप जैसे हम यहाँ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने का राइट उस एरिया में किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। तो ये भी एक चैनल की पॉलिसी हो सकती है। इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट है वो एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, कंसाइनी के थ्रू बिकेगा, ये भी आपकी पॉलिसी हो सकती है। तो जब पॉलिसी का डिसीजन लेंगे आप, इवन जो मैन्युफैक्चरर है जब पॉलिसी का डिसीजन ले मैन्युफैक्चरर, तो वो ध्यान रखे आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका जो कंज्यूमर है वो कहाँ कैसे हैं, कहाँ अवेलेबल हैं, कैसे कैसे, और गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस, मार्केटर की फाइनेंशियल साउंडनेस, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी बनाएं। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन मार्केटिंग एनवायरमेंट, इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब यहाँ पर ये जो हम टॉपिक, ये वाली जो स्लाइड है, ये वाला हम सबसे पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैंने इसको इन डिटेल यहाँ डिस्कस नहीं किया है। बट हम यहाँ पर केवल दो बात करने वाले हैं। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या रहता है, द बिजनेस यूनिट सेल्स इट्स प्रोडक्ट, जो कि लो प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट होंगे लेकिन काफ़ी वॉल्यूम में वो बेचे जा रहे होंगे, वो इन इट्स ओन कंट्री टू सम एक्सपोर्टर। द बिजनेस यूनिट सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन इट्स ओन कंट्री। अपने ही कंट्री में एक मैन्युफैक्चरर ने सामान किसी एक्सपोर्ट हाउस को बेच दिया। अब वो एक्सपोर्ट हाउस इंडिया में ही है, इंडिया की कंपनी है। अब वो एक्सपोर्ट हाउस उस प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में अपने रिस्क और अपने ब्रांड पर अवेलेबल कराएगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ओवरसीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर देता है, अपनी सब्सिडीज दूसरे कंट्रीज़ में एस्टेब्लिश कर देता है और उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बेचता है। इसमें कौन कौन से आते हैं वो हमने पहले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो था वो किए थे। सो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।